नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास सेगमेंट न्यूज नाइट में। मैं हूं निखिल सिंह और न्यूज नाइट में हम देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरें आपके सामने लेकर आते हैं। लोकसभा चुनाव चल रहा है और ये संग्राम, सियासी संग्राम जो है, इसमें वार प्रतिवार लगातार चल रहे हैं। इन सब से हम आपको रूबरू कराएंगे, साथ ही साथ जो सबसे बड़ी सियासी खबरें हैं इस देश की, उससे भी आपको लगातार रूबरू कराएंगे। आपको बताएंगे कि कर्नाटक की सियासत में प्रज्वल रेवन्ना को आखिर क्यों किया गया निलंबित और जेडीएस आखिर बैकफुट पर क्यों आई है। साथ ही साथ बात होगी डीप फेक वीडियोस की, बात होगी एडिटेड वीडियोस की और किस तरह से एडिटेड वीडियोस के जरिए राजनीति में, सियासत में उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। जनता के बीच में कैसे भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है और इस मुद्दे पर आखिर किस तरह से बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। क्यों आखिर बीजेपी और कांग्रेस इस वीडियोस को लेकर के आमने सामने हैं। इन सब विषयों पर बातचीत करेंगे, इस पर विशेष चर्चा भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले न्यूज लाइट में देखते हैं हेडलाइंस। अश्लील वीडियो मामले में जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ बड़ा एक्शन, जांच पूरी होने तक पार्टी से निलंबित। भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना, पूछा क्यों नहीं की अब तक कार्रवाई। अमित शाह ने कहा मातृशक्ति के साथ खड़ी है बीजेपी। अमित शाह के एडिटेड वीडियो मामले में कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवानी के पीए समेत 2 गिरफ्तार। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा झूठ नहीं चला तो कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान से बिकने लगे डीप फेक वीडियोस। कांग्रेस का पलटवार, कहा भाजपा को है इस काम में महारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महाराष्ट्र और तेलंगाना में धुआंधार चुनावी रैलियां, विपक्ष पर बोला हमला, कहा देश को खंड खंड में देखने वाले लोग प्रधानमंत्री पद को चाहते हैं बांटना। कांग्रेस बीआरएस को बताया एक ही भ्रष्टाचार रैकेट का सदस्य। एनडीए ने अपने चुनाव प्रचार को दी धार, पश्चिम बंगाल में गरजे अमित शाह, संदेश खाली के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दिया भरोसा। जेपी नड्डा ने कर्नाटक में कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर साधा निशाना। राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश में मांगे वोट। विपक्षी दलों ने भी तेज किया चुनाव प्रचार। मल्लिकार्जुन खड़गे ने छत्तीसगढ़ में भाजपा पर बोला हमला। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश की जनसभा में जीत का ठोंका दावा। ममता बनर्जी ने मालदा में किया प्रचार तो अज़दुद्दीन ओवैसी ने घर घर जाके मांगे वोट। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी का विवादित बयान, एक साथ होकर वोट का करो जिहाद के बयान पर मचा घमासान। मारिया आलम खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज। भाजपा ने बोला हमला, कहा जिहादियों को बचाते बचाते वोट जिहाद पर उतर आई कांग्रेस। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को फिर लगा करारा झटका। दिल्ली शराब घोटाला मामले में कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर ईडी सुप्रीम कोर्ट को शुक्रवार तक देगी जवाब। बीसीसीआई ने की T20 वर्ल्ड कप टीम की घोषणा। रोहित शर्मा होंगे कप्तान, हार्दिक पांड्या को दी गई उप कप्तान की जिम्मेदारी। टीम इंडिया में ऋषभ पंत की वापसी। तो न्यूज नाइट में सबसे पहले बात करते हैं कर्नाटक की सियासत की। और कर्नाटक की सियासत में इस समय उबाल है क्योंकि जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना का मुद्दा छाया हुआ है। बैकफुट पर आ गई है जेडीएस और रेवन्ना को पार्टी ने निलंबित कर दिया है। फिलहाल पूरे मुद्दे पर पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। बीजेपी का रुख आया है, उसने स्पष्ट कहा है कि हम देश की मातृशक्ति के साथ खड़े हैं। देखिए ये रिपोर्ट। यौन शोषण के आरोपों में घिरे जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। मामले की जांच पूरी होने तक रेवन्ना पार्टी से सस्पेंड रहेंगे। रेवन्ना के निलंबन का फैसला पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में लिया गया।
कथित अश्लील वीडियो सार्वजनिक होने के बाद 33 साल के रेवन्ना जर्मनी फरार हो गए हैं। रेवन्ना का दावा है कि उनके वीडियो से छेड़छाड़ की गई है और उनकी छवि खराब करने के लिए इन वीडियो को सर्कुलेट किया जा रहा है। Regarding Prajwal issue, even though up till now there is no direct allegation against him, only suspicion is there. Even though suspicion, we have recommended for the suspension of Prajwal Revanna from the party. कथित आपत्तिजनक वीडियो के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कर्नाटक पुलिस के महानिदेशक को पत्र लिखकर आरोपियों पर त्वरित कार्रवाई की मांग करते हुए 3 दिन के अंदर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। हमने अभी संज्ञान लिया है और राज्य महिला आयोग ने पहले ही संज्ञान लिया था। इनफैक्ट उनके संज्ञान पर ही एसआईटी की गठन हुआ था और आज हमने भी डीजीपी से स्टेटस पूछा है। पहली बात, सरकार ने उनको भागने क्यों दिया? जब राज्य महिला आयोग ने उनको कंप्लेंट किया ही था तो इस पे पहले एक्शन क्यों नहीं लिया कर्नाटका पुलिस ने, और उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया और उसका 3 दिन में हमें जवाब भेजे, ऐसा हमने उनसे पूछा। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मामले को आघातजनक बताया है। उन्होंने कहा कि भाजपा का रुख स्पष्ट है, हम देश की मात्र शक्ति के साथ खड़े हैं। रेवन्ना का जो समाचार पत्रों में और चैनलों में चल रहा है वो बिल्कुल आघातजनक है। ऐसा सहन किया ही नहीं जा सकता और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बहुत स्पष्ट है। हम देश की मातृशक्ति के साथ खड़े हैं, देश की नारी शक्ति के साथ खड़े हैं। वहीं भाजपा नेता अमित मालवीय ने मामले में उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को घेरते हुए कहा कि उन्हें 3 महीने पहले ही प्रज्वल के कारनामों के वीडियो वाली पेन ड्राइव मिल गई थी। उन्होंने पूछा कि क्या उन्होंने मामले की जानकारी सीएम सिद्धारमैया को दी? कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या प्रियंका वाड्रा ने सिद्धारमैया या डीके शिवकुमार से पूछा कि उन्होंने ये वीडियो सार्वजनिक क्यों किए? उत्तर कांग्रेस को देना है कि आखिरकार कांग्रेस की सरकार मूकदर्शक बनकर क्यों बैठी रही जब एक गंभीर आरोप एक राजनीतिक व्यक्ति पर वहां पर लगा तो उन्होंने क्यों कार्रवाई नहीं की? आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, कानून उसके ऊपर अपना काम करे, लेकिन कांग्रेस उससे दूर भागती नजर ना आए। प्रोपेगेंडा केवल काम से नहीं चलेगा, कार्रवाई करे कांग्रेस की सरकार। उधर कांग्रेस की युवा इकाई के कार्यकर्ताओं ने रेवन्ना के खिलाफ भाजपा दफ्तर के सामने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। सरकार ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। आशा खानम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो कर्नाटक में वीडियोस को लेकर के मामला उबाल पर है, तो एक और एडिटेड वीडियो को लेकर के मामला उबाल पर है। सियासत गर्म है और वो जो एडिटेड वीडियो है, फेक वीडियो है, वो गृह मंत्री अमित शाह का है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह का एक वीडियो 17 सेकंड का वीडियो है जो वायरल किया गया है, एडिटेड वीडियो था और इसमें आरक्षण को लेकर के उनकी जो नीति है उससे अलग कुछ भ्रामक दिखाने की कोशिश की गई। ये दिखाने की कोशिश की गई कि जो SC ST OBC का आरक्षण है वो उसको खत्म करते हुए, उसको घोषित करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि ये सच नहीं था। और सबसे खास बात है कि इसको जो ट्वीट किया गया, जो सोशल मीडिया हैंडल से इस अकाउंट को जारी किया गया, वो कांग्रेस के तमाम नेताओं के सोशल मीडिया अकाउंट से किया गया, जिसमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री का नाम प्रमुख है। और ऐसे में इसको लेकर सियासी बवाल मच चुका है। कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। बीजेपी लगातार कांग्रेस के ऊपर हमला बोल रही है। देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव प्रचार के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एडिटेड वीडियो का मामला और गर्मा गया है। बीजेपी का कहना है कि आरक्षण के मुद्दे पर दुष्प्रचार करने और जनता के बीच झूठ फैलाने की कांग्रेस की कोशिशें बेनकाब हो गई हैं और भारतीय राजनीति में आज तक किसी प्रमुख दल की ओर से कभी ऐसा फर्जीवाड़ा नहीं किया गया। बीजेपी ने इसको लेकर कांग्रेस पर जोरदार हमला किया और इसकी अगुवाई खुद पीएम मोदी ने की। उस्मानाबाद में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आमने सामने की लड़ाई लड़ना कांग्रेस के बस की बात नहीं, इसलिए वो फर्जी वीडियोस बनाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। अब इनकी हालत ये है
कि झूठ नहीं चलता है तो हमारे चेहरा उसको उपयोग करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके उनकी मोहब्बत की दुकान में फेक वीडियो बिकने लगे हैं। वहीं गुवाहाटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी को सीधे निशाने पर लेते हुए कहा कि झूठ बोलकर लोगों के बीच भ्रांति फैलाने का काम राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी कर रही है, लेकिन सौभाग्य से उन्होंने जो बोला था उसका भी रिकॉर्ड है और दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। उनकी हताशा, निराशा इस स्तर पर पहुंच गई है कि उन्होंने मेरा और कुछ भाजपा नेताओं का फेक वीडियो बनाकर सबके बीच में सार्वजनिक किया। मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, इस कक्षा के व्यक्तियों ने भी इस फेक वीडियो को फॉरवर्ड करने का काम किया। वहीं बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस सोशल मीडिया पर डीप फेक वीडियोस अपलोड कर लोगों में डर फैलाना चाहती है। हमारे गृह मंत्री जी का जो वीडियो था, वह वीडियो स्पष्ट रूप में बता रहा था कि SC, ST, OBC के हितों की हमेशा रक्षा की गई है और हमेशा रक्षा की जाएगी, लेकिन उन्होंने उसको फेक वीडियो बना करके समाज में भ्रांति फैलाने की बात की। कांग्रेस पार्टी जैसे पार्टी ऐसे हद तक वो गिर चुके हैं कि वो वीडियो को मैनिपुलेट करके हमारे होम मिनिस्टर के नैरेटिव को डिस्टॉर्ट करना चाहते हैं। ये राजनीति नहीं है, ये क्रिमिनल एक्ट है। दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी को फर्जी वीडियोस बनाने में महारत हासिल है। वीडियोस बनाने का एक्सपर्टाइज उनके पास है, सोशल मीडिया से लोगों को बदनाम करने का उनके पास आइडियाज रहते हैं। इस बीच पुलिस की जांच का दायरा कई राज्यों तक फैल गया है। एडिटेड वीडियो की जांच के लिए झारखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, असम और नागालैंड के लिए दिल्ली पुलिस की अलग अलग टीमें भेजी गई हैं और असम व गुजरात से 3 गिरफ्तारियां भी हुई हैं। पुलिस ने तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी समेत अलग अलग राज्यों से 16 नेताओं को तलब किया है। उन्हें अपना मोबाइल फोन भी साथ लाना होगा। वहीं गुजरात से कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवानी के पीए सतीश वासानी और एक आप नेता को वीडियो एडिट करने और उसे वायरल करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। देखिए, मैं किसी भी फेक न्यूज, फेक वीडियो या फेक प्रोपेगेंडा का कभी भी जीवन में समर्थक नहीं हो सकता। मैं इस प्रकार की सारी हरकतों की निंदा करता हूं। आरक्षण के मुद्दे पर लोगों को भ्रमित करने के लिए फर्जी वीडियो लोगों के बीच प्रसारित करने का मामला कांग्रेस के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। इस चुनावी बेला में कांग्रेस को कम से कम लोगों के बीच ये तो जरूर साबित करना होगा कि इस वीडियो से उसका सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं है। वहीं पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि सबसे पहला ट्वीट किसने किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कब से हम इंतजार कर रहे हैं, कहाँ थे तुम? सॉरी सिस्टर, वो रास्ते में हमारा वोटिंग बूथ पड़ता है तो बस वोट डालने रुक गया था। वोट? अरे पहले दादाजी को ले जाते, फिर वोट दे आते। बेटा, जिनकी वजह से मेरा मुफ्त में इलाज हुआ, पहले उसे तो वोट देना चाहिए ना। हाँ दादा। वापसी पे वोटिंग बूथ पे रुककर फिर घर चलेंगे। ठीक है दादा। जिसकी गारंटी ने जिंदगी संवारी, उसको वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। Come on boys, let's go practice। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में 3rd अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें एलपीजी सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच।
आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होस खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा। मेरे एक वोट से पिछले 10 साल में 10 करोड़ से भी ज्यादा गृहिणियों को सस्ती रसोई गैस मिली और अब मेरे ही वोट से उस हर रसोई तक पाइप से सस्ती गैस पहुंचेगी। ये मोदी की गारंटी है और मेरी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। जीरा से प्यास बुझाएं, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, इंग्लिश का जर्नी और जीरा सिप, जीरा सिप, जीरा सिप। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। दरअसल डीप फेक को लेकर जिस तरह से सियासी घमासान मचा हुआ है, जिस तरह से एडिटेड वीडियोस को लेकर के सियासी घमासान मचा हुआ है, उसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं और आज हमारे विशेष का विषय भी यही है, डीप फेक पर सियासी घमासान। डीप फेक पर सियासी घमासान, अमित शाह का जो एडिटेड वीडियो सामने आया है उसके बाद से सियासी घमासान मचा है और उसी तरह से और भी जो वीडियोज आए हैं उनको लेकर के बात लगातार होती रही है और एआई को लेकर के भी लगातार उसका प्रयोग किस तरह से गलत तरीकों के लिए किया जा रहा है, इस पर भी लोगों की चिंता है और सबसे खास बात है कि चुनावों में इसका प्रयोग किया जा रहा है। डीप फेक पर सियासी घमासान, ये हमारा आज विशेष का विषय है और इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ धनंजय गिरी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धनंजय जी बहुत स्वागत है। हमारे साथ अजय उपाध्याय जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अजय जी बहुत स्वागत है। और सुबीबल भट्टाचार्य जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि आईटी और साइबर सुरक्षा एक्सपर्ट है। सबसे पहले अगर हम धनंजय गिरी के पास आए और धनंजय जी ये समझने की कोशिश करें कि ये जो पूरा मामला है अमित शाह के फेक वीडियो का, किस आधार पर आप लोग कह रहे हैं कि ये कांग्रेस की तरफ से जारी किया गया है? निखिल जी, चूंकि ये वीडियो कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जारी किया गया, इसलिए क्लियर है कि उन लोगों ने किया है और इसकी जांच पुलिस कर रही है और हमारा एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते और जिम्मेदार पार्टी होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम जो पाते हैं उसको सरकार में, उसको समाज में ले आए, सामने ले आए और जो समाज को सूली पर चढ़ा करके सत्ता प्राप्त करने का कांग्रेस का कुत्सित कार्य है, ये पुराना उनका सगल है, उसी की रवानगी देखने को मिल रही है। आप समाज में हिंसा फैलाकर, उन्माद फैलाकर, लोगों के बीच में इस तरह के गलत मैसेजिंग करके क्या करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं? एक तरफ राहुल बाबा का, कांग्रेस का कर्नाटक में किया गया नाटक जब सामने आ गया, जब उन्होंने ओबीसी पिछड़ों का जो हक है वो पिछले दरवाजे से निकाल करके मुसलमानों को दे दिया और पहले संयुक्त आंध्रा में उन्होंने 4 बार जो इस बात का प्रयास किया है कि SC ST की हकमारी करने का, उसको कोर्ट ने कई बार रोका है। ये सारी कलई खुलने के बाद कांग्रेस को लगा कि अब हम इतिहास हो जाएंगे, भाजपा भूगोल में मिलेगी और कांग्रेस इतिहास में मिलेगी। तो कांग्रेस की पुरानी आदत है तुष्टीकरण के लिए संविधान को ताक पर और मुसलमानों के लिए मुल्क को दांव पर लगाने की कांग्रेस की पुरानी चाल है। और कांग्रेस समाज में क्यों इतना विद्वेष फैलाना चाहती है, क्या चाहती है? कांग्रेस कितना नीचे जाएगी सत्ता प्राप्ति के लिए? सत्ता लोलुपता कांग्रेस को कहां लेकर के जाएगी? और जब आप दोनों वीडियो सामने हैं, दोनों, उनका ओरिजिनल वीडियो भी चल रहा है सुबह से और जो ये डॉक्टर क्या हुआ दोनों चल रहा है, तो क्लियर है, दूध का दूध और पानी का पानी है, स्पष्ट है। अजय उपाध्याय जी, जो आरोप है वो स्पष्ट है। हो रहा है जी, काफी इको हो रहा है, जरा इसको ठीक। अच्छा जी, वो हमारा पैनल उसको ठीक करेगा। फिलहाल अजय उपाध्याय जी आपके पास आते हैं। अजय उपाध्याय जी, ये जो आपके ऊपर आरोप है कांग्रेस पार्टी के ऊपर सीधे तौर पर कि ये डॉक्टर्ड वीडियो, फेक वीडियो फैलाना पड़ा और सीधे जो बात है वो तो स्पष्ट है कि ये फेक है, आखिर क्यों इस स्तर पर उतरना पड़ा कांग्रेस को? देखिए, पहली बात कि वो फेक है, डीप फेक है, फेक फैक्ट्री कहां से आई है, इस पर एक जांच होगी और जांच होनी चाहिए और अच्छी बात है। जांच की परंपरा माननीय अमित शाह जी पर जब आई तो उनको ये जांच की शुरुआत करनी पड़ी। हम तो फेक वीडियो और फेक न्यूज से, फेक फैक्ट्री, जो फेक न्यूज की फैक्ट्री है इनकी,
आईटी सेल अमित मालवीय जिसके हेड हैं, वर्षों से हम लोग ग्रसित हैं और त्रसित हैं। ट्रस्ट किया इन्होंने। जहां तक आपने कहा कि ये फेक वीडियो कौन बनाया और कैसे बनाया, ये जब जांच होगी तो स्पष्ट हो जाएगा कि ये भी भाजपा के ही आईटी सेल के द्वारा प्रचारित प्रसारित किया गया होगा, ताकि इसको जो है कहीं ना कहीं से कहानी बनाया जाए, क्योंकि ये काम सिर्फ और सिर्फ भाजपा की फेक फैक्ट्री करती है और ये सर्वविदित है, सबके पास से पता है। अब बात आती है इतिहास कौन बन जाएगा, वर्तमान का किसका भविष्य खत्म होगा। जो इतिहास बदलने वाले हैं इस देश का, बदलने का कुत्सित प्रयास कर रहे थे, पूरा देश देख रहा है, उनका इतिहास बनने वाला है 4 जून के बाद। जिस तरह से लगातार हिंदू मुस्लिम विध्वंस, नफरत फैलाने का काम जो लोग करना चाह रहे थे, जो संविधान बदलने का काम करना चाह रहे थे, जो देश में एक तरह से कहीं ना कहीं हिंसा का माहौल पैदा करना दरअसल ये संविधान बदलना और ये जो आरक्षण वाली बात है अजय जी जो आरक्षण वाली बात है, जो संविधान वाली बात है, दरअसल उसका जो मूल क्रक्स है, जो फेक वीडियो बनाया गया, दरअसल उसी के लिए किया गया, क्योंकि आरक्षण के मुद्दे पर लगातार 2-4 हो रहे थे आप और बीजेपी, और उसके बाद ये फेक वीडियो सामने आया। आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने ही ये वीडियो बनाकर अपने ऊपर उसको वायरल करा लिया। ये बात कुछ हजम नहीं हुई। देखिए, ये पहली बार नहीं है, ये पहली बार नहीं है। ये शुरू से हम लोग देख रहे हैं कि आरक्षण के मुद्दों को लेकर के भाजपा और आरएसएस का क्या चरित्र और चेहरा रहा। हर समय इन्होंने जो है कहीं ना कहीं आरक्षण को खत्म करने का इन्होंने प्रयास चलिए नहीं आए। अब नारा इन्होंने 400 पार का इसीलिए दिया था ताकि जब आ जाए तो संविधान को ये नेस्तनाबूद कर दे। ठीक है, चलिए ये आरक्षण को खत्म करने का प्रयास किया है, इसका जवाब ले लेते हैं। और ये वीडियो इन लोगों ने खुद ही बनवाया है, इस पर भी जवाब धनंजय गिरी ही देंगे। धनंजय गिरी। निखिल जी, काका कालेलकर की रिपोर्ट आई, उसको नेहरू जी ने ठंडे बस्ते में डाला। काका कालेलकर को बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं। उसके बाद मंडल आयोग की सिफारिशें आई, जिसको इंदिरा गांधी ने ठंडे बस्ते में डाला। राजीव गांधी ने पार्लियामेंट में संविधान में डिस्कशन में ओबीसी के आरक्षण की खिलाफत की, और इसके बाद ये कह रहे हैं कि भाजपा ने शुरू से जब मंडल आयोग की सिफारिश से लागू हुई, हमारे 85 सांसद थे, सबसे पहले ओबीसी को बिहार में आरक्षण दिया गया सीपी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर के समय में। उस समय हम लोग की सरकार थी, तो लगातार दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों को जो हक दिया है वो भाजपा ने दिया, और जो हकमारी की है वो कांग्रेस ने की। इस खूनी पंजे ने इस देश के पिछड़े समाज के हक को की जिस तरह से हकमारी की है, वो इस देश का पिछड़ा समाज जब जान गया तो कांग्रेस, और लगा कि भाजपा तो 400 पार जाएगी, तो कांग्रेस ने ये डॉक्यूमेंट में ये फर्जी वीडियो फैलाना, इस तरह के कांग्रेस कितना नीचे जाएगी, कितने कुत्सित कार्य करेगी, और सत्ता के लिए क्या क्या करेगी, समाज को भी विद्वेष फैलाएगी। जब इनका ये चेहरा सामने आया आंध्र प्रदेश में, ज्वाइंट आंध्र प्रदेश में 5% इन्होंने SC/ST का आरक्षण काट करके, जब इन लोगों ने मुसलमानों को देने की बात की, सुप्रीम कोर्ट द्वारा लताड़ खाए। आज कर्नाटका में 4% आरक्षण उठा करके सारे मुस्लिमों को सेक्शन 2 भी बना करके दे दिया। जब देश के सामने ये कांग्रेस की कलाई खुली, तो कांग्रेस के पास आज मुंह छुपाने की जगह नहीं है। इस देश के पिछड़ा समाज, ओबीसी, SC/ST कांग्रेस के इस कुत्सित कारनामे पर जब कुपित है, जो कह रहा है कि फेक वीडियो बनाने वाली कांग्रेस को फेंक दो, इस देश में कांग्रेस को रहने का अधिकार नहीं। इस देश का आम जनमन कांग्रेस के इस फेक वीडियो से नहीं, फेक कांग्रेस से त्रस्त है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। फेक वीडियो, अरे भाई आपके ऑफिशियल ट्विटर से हमने ट्वीट कर दिया, अभी कह रहा बाकी वो भी कर। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं, इसका जवाब ले लेते हैं। अजय उपाध्याय जी, आपके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, आपके नेताओं के जो बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनके ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट किया गया है, तमाम नेताओं ने किया है, 1-2 ने नहीं किया है। तो ये किस तरह से आप इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं? और दूसरी बात, जब ये मामला सामने आता है कि आरक्षण पर एक दूसरे के खिलाफ थे, ये कहा जा रहा था कि मुस्लिम्स को आरक्षण देंगे, और ये बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है कि भाई किसकी एवज पर देंगे, क्या ओबीसी, SC/ST के एवज में देंगे? तो इस तरह का एक डॉक्टर्ड वीडियो सामने आता है, तो अजय जी ये सवाल तो उठेंगे ना? निखिल जी, जिस तरह का ये कारनामा है, भाजपा ये कारनामा लगातार करती रही है, भाजपा को ये पता है। अरे फेक वीडियो की बात तो बाद में कीजिएगा, ये लोग तो फेक सरेआम प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री समेत भाजपा के सभी नेता झूठी बातें
सदैव पूरे प्रचार के दौरान कर रहे हैं। और यहाँ चैनल पर भी हमारे साथी प्रवक्ता धनंजय जी लगातार झूठ बोल रहे हैं। इससे बड़ा फेक क्या हो सकता है? चलिए, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर के फेक, कांग्रेस के इतिहास को लेकर फेक, अपने इतिहास को लेकर फेक। इन्होंने जिस तरह से आरक्षण का लगातार विरोध किया, मंडल कमीशन की बात कर रहे हैं। अरे भाई, कमंडल लेके कौन घूम रहा था देश में जब मंडल कमीशन लागू करने की बात आई? उस सरकार को, बीपी सिंह की सरकार को किसने गिराया? भाजपा ने गिराया। यही आडवाणी जी है। पूरा देश जानता है भाई। बिहार में जब जातीय जनगणना की बात आई, कौन है जो आज भी नहीं चाहता है देश और बिहार में और पूरे प्रदेश में जो है जातीय जनगणना हो? यदि हो, इसके लिए धनंजय जी अभी कहें कि हाँ भाई जातीय जनगणना हम चाहते हैं, नहीं कहेंगे। भाजपा का एक व्यक्ति नहीं चाहता है कि इस देश में सामाजिक भागीदारी मिले, नारी भागीदारी मिले, श्रमिक भागीदारी मिले, युवा भागीदारी मिले। ठीक है, और मुस्लिम्स को भी आरक्षण मिले, ये भी है आपका। देखिए ये भी एक नफरत फैलाने का नया अंदाज है इनका। अजय जी, दो बातें। अजय जी, दो बातें। निखिल जी, उसका जवाब दे रहा हूं मैं आपसे। ठीक है, यही एजेंडा है धनंजय जी का और यही एजेंडा है इस देश के गोदी मीडिया का। वो चाह रही है कि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा, कभी हिंदू मुस्लिम, कभी रोने लगेंगे, कभी ये ठीक है, आपको पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। अजय जी, जवाब ले लेते हैं जल्दी से। जान रहा है इस बार कोई भूल करने वाला नहीं, ठीक है, कोई मुद्दों से भटकने वाला नहीं। मुद्दा है महंगाई और बेरोजगारी और महिलाओं की जिस तरह इनके राज्य में सुरक्षा हुई है। मोदी जी से जरा पूछिए और भाजपा से। ठीक है, चलिए तो जवाब तो ले ले। एक शब्द बोलेंगे? समय बहुत कम रह गया अजय जी, मैं जवाब चाह रहा हूँ जल्दी से। अरे आप ही की बात का जवाब चाह रहा हूँ अजय जी, आपकी बात का जवाब चाह रहा हूँ। धनंजय जी बहुत जल्दी से, धनंजय जी बहुत शीघ्रता से। रेवती का बात ठीक है, जवाब तो देने दीजिए जी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कांग्रेस ने चुनाव ही नहीं हरवाया, उनके द्वारा बनाए गए संविधान पर भी हमला कर दिया। बाबा साहब ने संविधान में जब धर्म आधारित आरक्षण की कोई व्यवस्था की ही नहीं है, तो फिर कांग्रेस धर्म के आधार पर कैसे आरक्षण दे रही है? कैसे दे रही है? क्योंकि संविधान की हत्यारी है कांग्रेस। जब 1976 में 42वां संशोधन इंदिरा गांधी ने किया था, तो उन्होंने संविधान की मूल भावना के साथ भी खिलवाड़ किया था। और कांग्रेस संविधान के हमेशा खिलवाड़ करती रही है। जो राहुल बाबा आजकल एक संविधान का किताब लेकर घूम रहे हैं कि फाड़ देंगे, खत्म कर देंगे, ये फाड़ने का काम तो उनका रहा। दिल्ली प्रधानमंत्री समय के मनमोहन सिंह की कैबिनेट का उन्होंने कैबिनेट नोट फाड़ दिया। ठीक है, तो ये राहुल गांधी एक परिवार के ऊपर पार्टी को कुर्बान करने वाले लोग। ठीक है धनंजय जी, आपका कोई पॉइंट आ गया है। दरअसल इस चर्चा को इससे आगे हम बढ़ा नहीं पाएंगे, लेकिन अजय जी एक बात तो जरूर है कि आपने इस बात का जवाब दिया नहीं कि आखिर जो आपके नेताओं के ऑफिशियल हैंडल से इसको ट्वीट क्यों किया गया। इस पर हम और चर्चा करेंगे। यकीन मानिए ये विषय इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है, ये विषय इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है। इस पर और चर्चा करेंगे। जो सवाल आपसे पूछा गया उसका जवाब आपने नहीं दिया, लेकिन इस पर हम आगे और मौका देंगे, आपको जवाब देंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया अजय जी आपका और धनंजय गिरी आपका। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। आज हमारे देश की तरफ आंख उठाकर देखने का कोई साहस नहीं करता। पहले हम अपने देश में डरकर चलते थे, अब हमारे दुश्मन उनके देश में भी सेफ नहीं है। 10 सालों से देश सुरक्षित है, देश की सुरक्षा के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ये है मोदी की गारंटी। और मोदी जी को वोटिंग, ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। यकीन है खुद पर है नाज। सुनती हूँ अपने मन की आवाज। कभी शर्मीली तो कभी हूँ जाबाज। रुकना मेरी आदत नहीं, थमना मेरी चाहत नहीं। मैं हूं नारी, यही मेरा अंदाज। हर जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाती हूँ। वोट दे प्राउड वोटर कहलाऊंगी। पूरे देश संग चुनाव का पर्व मनाऊंगी। तुम्हें पता है
इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझकर इन्वेस्ट कर। मैं क्या जी, सब जानते हैं जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मेरे एक वोट से पिछले 10 साल में 10 करोड़ से भी ज्यादा गृहिणियों को सस्ती रसोई गैस मिली और अब मेरे ही वोट से उस हर रसोई तक पाइप से सस्ती गैस पहुंचेगी। ये मोदी की गारंटी है और मेरी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और जिस तरह से चुनाव का प्रचार पूरे शबाब पर है, चुनाव प्रचार के दौरान NDA और BJP की तरफ से स्टार प्रचारक हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उन्होंने आज तेलंगाना और महाराष्ट्र में रैलियां की। महाराष्ट्र में 3 और तेलंगाना में 1 चुनावी रैली को संबोधित किया। महाराष्ट्र में उन्होंने शरद पवार पर सीधे निशाना साधा तो तेलंगाना में कांग्रेस उनके निशाने पर रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना के जहीराबाद में राज्य की कांग्रेस सरकार पर चर्चित डबल R टैक्स पर तो बरसे ही, साथ ही ये भी कहा कि महिलाओं का अपमान करने वाला चाहे कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने जनसभा में तमाम उदाहरण देकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनके परिवार से PM बनने वाले लोगों पर संविधान का अपमान करने का बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का संविधान से कोई लेना देना नहीं है और वो बस सत्ता अपने पास रखना चाहती है। ये शाही परिवार को सत्ता खुद के पास रहे तो सब कुछ अच्छा, लेकिन इस देश में सत्ता अगर उनके हाथ से चली जाए तो सब कुछ निकम्मा। ये वो लोग हैं जो पार्लियामेंट चलने नहीं देना चाहते। ये वो लोग हैं जो चुनाव में इलेक्शन कमीशन जो परंपरा है नियुक्ति की, अब इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाते हैं। ये लोग EVM पर सवाल उठाते हैं और अब अपनी वोट बैंक के लिए संविधान को बदनाम करने पर निकले हैं। लेकिन कांग्रेस वाले सुन ले, उनके चट्टे बट्टे सुन ले, उनकी पूरी जमात सुन ले, जब तक मोदी जिंदा है मैं दलितों का आरक्षण, आदिवासियों का आरक्षण, OBC का आरक्षण, मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा। इससे पहले प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के लातूर में विशाल जनसभा को संबोधित किया। PM ने कहा कि जब वे एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं तो कांग्रेस के शहजादे को बुखार चढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि देश को खंड खंड में देखने वाले लोग PM पद को बांटना चाहते हैं। उन्होंने नए भारत में आ रहे बदलावों का जिक्र किया और साथ ही कांग्रेस को उस दौर की भी याद दिलाई जब आतंकी घटनाओं पर लचर रवैया अपनाया जाता था। कांग्रेस के उस दौर में हेडलाइन होती थी, भारत ने मुंबई आतंकी हमले पर पाकिस्तान को एक और डोजियर सौंपा। डोजियर सौंपा, ये बहुत बड़ी खबर होती थी। हमारे कुछ ऐसे मीडिया में बैठे लोग थे, वो भी ताली बजाते थे, हाँ देखो डोजियर भेज दिया, मतलब घटना की फाइल भेजना। आज भारत डोजियर नहीं भेजता है, आज भारत घर में घुस करके मारता है।
पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के उस्मानाबाद निर्वाचन क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए इस चुनाव को भारत के स्वाभिमान का चुनाव बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल के दौरान किसानों को यूरिया के लिए लाठियां खानी पड़ती थी, लेकिन बीते 10 वर्षों में किसानों को सरकार ने यूरिया की कमी नहीं होने दी। पीएम मोदी ने कहा कि वे लोगों का जीवन बदलने के लिए दिन रात काम करते हैं, वहीं इंडी गठबंधन वाले उन्हें बदलने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। मैं आपका जीवन बदलना चाहता हूं, वो मुझे बदलना चाहते हैं। जिनके घोटाले मैंने रोके हैं, वो मोदी पे गुस्सा करेंगे, ये बहुत स्वाभाविक है। वो मोदी को गालियां देते फिरेंगे, अनगिनत झूठे आरोप लगाएंगे, और आजकल ये दिन रात मोदी को गाली देने में लगे हैं। देश के लिए क्या करेंगे, उसके लिए कुछ नहीं है। मोदी को मारो, मोदी को पीटो, मोदी को गाली दो। मुझे बताइए भाई, हमारे देश में किसी भी पार्टी को सरकार बनानी है तो 272 से ज्यादा सीटें चाहिए कि नहीं चाहिए? किसी को भी बहुमत चाहिए तो 272 से ज्यादा सीटें चाहिए कि नहीं चाहिए? ये इनका पूरे गठबंधन में एक भी पार्टी नहीं है जो 272 से ज्यादा चुनाव लड़ती हो। जिनका चुनाव में लड़ने के लिए जगह नहीं है, वो देश पे कब्जा जमाने के सपने देख रहे हैं। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के माढ़ा में भी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने रैली के दौरान कांग्रेस के 60 साल और बीजेपी सरकार के 10 साल के कार्यकाल का जिक्र किया। उन्होंने कांग्रेस और उनके नेताओं की माओवादी सोच पर भी निशाना साधा। कांग्रेस के साझादे गली गली में घूम करके कह रहे हैं कि उनको मौका मिलेगा तो वो आपका एक्सरे निकालेंगे। जो आपकी मेहनत का पैसा लूट ले, ऐसी सरकार चाहिए क्या? आपकी संपत्ति छीनने का उनका इरादा, ये खतरनाक इरादा है। ये मार्क्सवादियों का विचार है, इन नक्सलवादियों का विचार है, और इसलिए ऐसे लोगों से एक भी आदमी जीत करके दिल्ली नहीं जाना चाहिए। पीएम मोदी ने पूर्व की सरकारों के दौरान महाराष्ट्र में सूखे से परेशान किसानों की दशा का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 15 साल पहले एक बहुत बड़े नेता माढ़ा चुनाव लड़ने आए थे। तब उन्होंने डूबते सूरज की शपथ लेकर कहा था कि यहां वे सूखे से प्रभावित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाएंगे, लेकिन उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। अब उन्हें सजा देने का समय आ गया है। ब्यूरो इनपुट के साथ योगेश उर्मिलेश, ओपी यादव और विशाल बैरिस्टो की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये थी प्रधानमंत्री के रैलियों की बात। और तीसरे और बाकी चरणों के लिए प्रचार अभियान ने जोर पकड़ लिया है। बीजेपी समेत एनडीए में शामिल दलों के दिग्गज नेता देश के अलग अलग हिस्सों में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, तो वहीं पार्टी प्रवक्ता और नेता अलग अलग मुद्दों पर विपक्ष पर हमलावर भी हैं। पहले 2 चरणों के मतदान के बाद बाकी चरणों के लिए प्रचार अभियान ने जोर पकड़ लिया है। सभी दलों की ओर से चुनाव प्रचार लगातार तेज होता जा रहा है। तमाम राजनीतिक दल मतदाताओं को अपने पक्ष में रिझाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने असम और पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार की कमान संभाली। गुवाहाटी में उन्होंने कहा कि विपक्ष की हताशा और निराशा इस स्तर पर पहुंच गई है कि उन्होंने मेरा और कुछ भाजपा नेताओं का फेक वीडियो बनाकर सार्वजनिक किया है। इसके अलावा उन्होंने पूर्वी बर्धमान में ममता सरकार को घेरते हुए कहा कि यहाँ की जनता टीएमसी से त्रस्त है और इसलिए हमें यहाँ बड़ा जनाधार मिल रहा है। उनकी हताशा, निराशा इस स्तर पर पहुंच गई है कि उन्होंने मेरा और कुछ भाजपा नेताओं का फेक वीडियो बनाकर सबके बीच में सार्वजनिक किए। मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, इस कक्षा के व्यक्तियों ने भी इस फेक वीडियो को फॉरवर्ड करने का काम किया। ये दीदी और उनका भतीजा अभिषेक दोनों भाजपा से डरे हुए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता
डरने वालों में से नहीं है। ममता दीदी, जितना संतरास करना हो वो कर लो, आपका और भतीजे का विदाई अब सुनिश्चित है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर्नाटक में प्रचार का मोर्चा संभाला। तमिलनाडु में भी हमारा वोट शेयर बढ़ रहा है, सीट भी आ रही है। कर्नाटक में हम पूरी की पूरी तरीके से रिटेन कर रहे हैं। इस बार हम आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में भी हम आगे बढ़ेंगे। उड़ीसा में हम बहुत आगे बढ़ने वाले। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार की बागडोर संभाली। उन्होंने खंडवा और खरगोन में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के साथ साथ अब पूरे देश में खत्म होने की राह पर है। मुझे लगता है कि भारत की जनता ने अब ठान लिया है कि जो महात्मा गांधी ने कहा था कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, भंग कर देना चाहिए, अब हमारे देश की जनता कांग्रेस को समाप्त कर देने पर पूरी तरह से आमादा है। मेरा ऐसा पक्का विश्वास। नामांकन का दौर भी जारी है। इसी कड़ी में नॉर्थ मुंबई लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार पीयूष गोयल ने भी नामांकन दाखिल किया। वहीं उनके साथ कोटा से भाजपा के उम्मीदवार ओम बिरला मौजूद रहे। इस मौके पर पीयूष गोयल ने कहा कि जनता ने मोदी जी को तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बनाने का मन बना लिया है। कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई है। उत्तर मुंबई तक में कोई कैंडिडेट नहीं दे पा रहे हैं। मेरे को तो सुनने में आ रहा है शायद शिवसेना के लिए सीट छोड़ देंगे। इसके अलावा नई दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने भी हरदीप सिंह पुरी और प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की मौजूदगी में पर्चा दाखिल किया। वहीं हुगली से पार्टी की प्रत्याशी लॉकेट चैटर्जी ने भी नामांकन पत्र भरा। बहरहाल नामांकन के साथ ही सभी दलों ने प्रचार में तेजी ला दी है। ऐसे में 4 जून को यह देखना दिलचस्प होगा कि किसके सर पर जीत का सेहरा सजता नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो किसके सर पर जीत का सेहरा सजता हुआ नजर आएगा, यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस सेहरे को सजाने के लिए लगातार दोनों पक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष, प्रचार में जोर शोर से जुटे हुए हैं। अगर बात विपक्ष की करें तो आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने छत्तीसगढ़ में, तो राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में प्रचार किया। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने मालदा में रैली की, ताजुद्दीन ओवैसी ने घर घर जाकर वोट मांगे। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार में सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे ने छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा के भालेराव मैदान में जनसभा को संबोधित किया। मल्लिका अर्जुन खड़गे ने एनडीए पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा 400 पार का नारा सभी समुदायों के अधिकारों को समाप्त करने का नारा है। ये चुनाव देश को एकता के साथ रखने का चुनाव है। ये चुनाव हमारे संविधान को बचाने का चुनाव है और ये चुनाव देश के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी ताबड़तोड़ प्रचार में जुटी हुई हैं। ममता बनर्जी ने मालदा में चुनावी जनसभा की। वहीं उड़ीसा के मुख्यमंत्री और बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक ने हिंजिली विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। नवीन पटनायक वर्तमान में भी इसी विधानसभा सीट से विधायक हैं। नामांकन दाखिल करने से पहले वे उड़ीसा के गंजाम जिले के मां तारातारिणी पीठ में दर्शन करने पहुंचे। राष्ट्रीय जनता दल ने चुनाव प्रचार के लिए अपना एक चुनावी थीम सॉन्ग जारी किया है। इस संगीत के बोल हैं, चप्पा चप्पा गूंज उठा है, जन जन का विश्वास जगा है। आम चुनाव प्रचार में राजद इस संगीत के माध्यम से जनता को आकर्षित करेगी। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष और मुंबई उत्तर मध्य निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार वर्षा एकनाथ गायकवाड़ ने कहा कि उन्हें जनता का व्यापक समर्थन मिल रहा है। मुझे मेरे पिताजी की याद आई थी क्योंकि ये जिले से मेरे पिताजी का भी गहरा रिश्ता है और पिताजी हमारे जब 2004 में लड़ रहे थे तो इसी जिले से लड़ रहे थे। तो मैं अपेक्षा करती हूँ कि लोग मुझे भी आशीर्वाद देंगे जैसे उनको दिया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में घर घर जाकर प्रचार किया। इस दौरान वे लोगों से मुलाकात करते दिखे। तो उधर आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भी प्रचार जोरों पर है। विजयवाड़ा पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के YSRCP उम्मीदवार शेख आसिफ ने डोर डोर चुनाव अभियान चलाया। तो वहीं आंध्र प्रदेश की निल्लोर सिटी विधानसभा क्षेत्र से TDP उम्मीदवार पेंगुरू नारायण ने डोर डोर चुनाव प्रचार किया। चंडीगढ़ लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार मनीष तिवारी ने सुखना लेक पर मॉर्निंग वॉक के दौरान लोगों से मुलाकात की।
वहीं आपके दक्षिण दिल्ली लोकसभा उम्मीदवार सहीराम पहलवान ने अपना नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले रोड शो किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो चुनाव से जुड़ी खबरें अभी और भी हैं, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। मेरे एक वोट से पिछले 10 साल में 10 करोड़ से भी ज्यादा गृहिणियों को सस्ती रसोई गैस मिली और अब मेरे ही वोट से उस हर रसोई तक पाइप से सस्ती गैस पहुंचेगी। ये मोदी की गारंटी है और मेरी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। अरे ममता, कहाँ जा रही है भरी दोपहरी में? कहीं नहीं माँ, बस वोट डाल कर आई। बाहर धूप देख रही है? तुम इससे कड़ी धूप में मीलों चलकर पानी लेने जाती थी और आज हमारे घर में खुद पानी चलकर आता है। अरे माँ, जिसने घर तक नल से जल पहुँचाया है उसको वोट देने के लिए धूप छाव थोड़ी ना देखेंगे। चलो माँ, साथ चलते हैं। जिसकी गारंटी ने जिंदगी संवारी, उसको वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और चुनाव प्रचार में बढ़ते तेवरों के साथ साथ आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो गया है, लेकिन इसके साथ ही बदजुबानी के जरिए किया जा रहा प्रचार कई बार आचार संहिता की मर्यादा लांघता हुआ नजर आता है। ताजा मामला है कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम खां का, जिन्होंने फर्रुखाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए वोट जिहाद की बात की और एक वर्ग विशेष को प्रभावित करने का प्रयास किया। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ भी इसी तरह का मामला आचार संहिता के उल्लंघन के लिए दर्ज किया गया है। लोकसभा चुनाव अपने चरम पर है। राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने के लिए तरह तरह के बयान दे रहे हैं। कई नेताओं की बयानबाजी इतनी बेलगाम होती जा रही है कि जैसे उन्होंने लोकतंत्र के इस पर्व को समाज में जहर घोलने का मौका बना लिया है। इस कड़ी में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम खान के विवादित बयान पर पार्टी घिरती नजर आ रही है। मारिया ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में फर्रुखाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए एक समाज के वोट को लुभाने के लिए विशेष संदेश देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि बहुत जल्दबाजी ना करके बहुत खामोशी के साथ एक साथ होकर वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम केवल वोटों का जिहाद कर सकते हैं। वो सिर्फ यही नहीं रुकी, उन्होंने तो भाजपा प्रत्याशी मुकेश राजपूत के साथ बैठक करने वाले मुसलमानों का हुक्का पानी बंद करने की भी धमकी दे डाली। मामले में मारिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एफएसटी टीम के मजिस्ट्रेट के द्वारा लिखित तहरीर थाना कायमगंज पर दी गई। उस तहरीर के आधार पर आईपीसी और भारत और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। उनके इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि जिहादी बचाते बचाते अब वोट जिहाद पर आ गए हैं। इंडी अलायंस पहले जिहादियों के साथ और अब जिहाद के साथ महिमा मंडन करना और कहना चुनाव जिहाद है। कांग्रेस और इंडी अलायंस और उनके तमाम जो नेता है, समाजवादी पार्टी और ये सारी पार्टियां हैं, ये जिहादियों का साथ चाहती है, इसलिए जिहाद उनको नजर आता है चुनाव। इलेक्शन कमीशन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। उधर भाजपा नेता अमित मालविया ने कहा है कि मारिया को कट्टरता और धर्मांधता की ये राजनीति सलमान खुर्शीद से विरासत में मिली है। सलमान खुर्शीद ने 2016 में वाटसन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एंड पब्लिक अफेयर्स ब्राउन यूनिवर्सिटी में बोलते हुए कहा था कि कैसे कांग्रेस ने अपने राजनीतिक लाभ को हासिल करने के लिए शहरी क्षेत्रों में प्रबुद्ध और विचारशील मुसलमानों को पीछे धकेल दिया था। इस रणनीति की यूपीए 1 और यूपीए 2 के गठन में अहम भूमिका थी।
उधर सपा के संभल के प्रत्याशी जियाउर रहमान बर के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने एक चुनावी कार्यक्रम के दौरान अतीक, मुख्तार और शहाबुद्दीन के नाम पर वोट देने की कसम दिलाते हुए कहा था कि कुर्बानी को जाया ना जाने दें। इस बयान का वीडियो वायरल होते ही प्रशासन अलर्ट हो गया। संभल थाने में एसएफटी द्वारा धारा 171C, 153A, 188 में मुकदमा दर्ज किया गया है। उनके द्वारा कुछ अपराधियों के संबंध में बात की गई और उनको एक इम्पोर्टेंट फिगर बताते हुए लोगों को उकसाने और भड़काने की कोशिश की जानी उसमें परिलक्षित हुई, जिसके आधार पर आईपीसी में मुकदमा पंजीकृत करवाया गया है थाना संभल में। भाजपा वैसे भी कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाती रहती है। मारिया के बयान ने कांग्रेस को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बात दिल्ली के सियासत की। दिल्ली में होने वाले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अरविंदर सिंह लवली के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ने के बाद कांग्रेस में मची कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। लवली को पार्टी में ही पुराने साथियों का समर्थन भी मिल रहा है और इसमें कई पूर्व विधायक दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच हुए गठबंधन से नाराज हैं। इस बीच प्रदेश कांग्रेस ने देवेंद्र यादव को अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया है। वहीं लवली ने साफ किया है कि वो अभी किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने पद छोड़ा है, पार्टी नहीं छोड़ी है। लेकिन उन्हें इस बात का बहुत दुख है कि पार्टी में सीनियर लीडर्स को नजरअंदाज किया जा रहा है, जो कि कांग्रेस के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। कांग्रेस के लिए ये आगे का सबक हो सकता है। अरविंदर सिंह लवली ने इस तमाम मुद्दों पर बात की हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला से। हमारे साथ हैं कांग्रेस के लीडर अरविंदर सिंह लवली। क्या कुछ ये कारण थे जिस तरह से आपने ये इतना बड़ा डिसीजन लिया? मैंने अपने लिए तो इस्तीफा दिया नहीं है। दिल्ली में कांग्रेस मुझे अध्यक्ष पद से ऊपर क्या हो सकता है, ठीक है। और इसीलिए मैंने उसमें मेंशन किया कि मैं तो टिकट भी नहीं मांग रहा था कि कहीं कोई कहे कि मैंने टिकट की वजह से इस्तीफा दे दिया। टिकटों में एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जिसकी टिकट नहीं होगी तो वह नाराज होगा। तो एज अ पार्टी अध्यक्ष मेरा काम है कि जो नाराज हो जाए मैं उसको मनाऊं। मुझे कहा जा रहा है उसको पार्टी से निकालो, तो मैं वो करने को तैयार नहीं था। जिस तरह का अलायंस हुआ, कन्हैया कुमार बाहर से आकर के यहाँ पर उनको प्रत्याशी बनाया गया, डॉक्टर उदित राय को बनाया गया, तो ये क्या भले ही अगर आप खुश नहीं थे तो पार्टी ने इस पर पहले क्यों नहीं विचार किया? मैंने कभी किसी कैंडिडेट का विरोध नहीं किया। मैंने केवल इतना कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझना चाहिए। दूसरा मैंने ये कहा कि पीसीसी की डिग्निटी मेंटेन रहनी चाहिए। आप उम्मीदवार डिक्लेयर करते हैं, फॉर्मल अनाउंसमेंट से पहले कम से कम पीसीसी को बता तो दिया जाना चाहिए कि ये डिसीजन है। जो साथ में ये अलायंस हुआ, संजय सिंह कह रहे हैं कि आप उसके की मेकर थे, आपने ही सारे रूल को परस्यू किया। जब जेल गए केजरीवाल साहब तो आप पहले दिन सबसे पहले आप ही पहुंचे। ये किस तरह के आरोप लग रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं आप? जी, मुझे भी पता लगा कि वो, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो मुझे इतने बड़े लीडर समझते हैं, लेकिन उनको होता है, मैं भी शायद उनकी जगह होता तो अभी वो शायद वो जेल से आने के बाद उस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पाए हैं। नाराजगी जो है वो जाहिर है और यहाँ पर अभी पार्टी के पद से इस्तीफा दिया, पार्टी नहीं छोड़ी है, लेकिन राजनीति में बहुत कुछ अभी होना बाकी है। कैमरा किशन चंद के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बताएंगे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कि आखिर क्यों कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अरे ममता, कहाँ जा रही है भरी दोपहरी में? कहीं नहीं माँ, बस वोट डाल कर आई। बाहर धूप देख रही है? तुम इतनी कड़ी धूप में मीलों चलकर पानी लेने जाती थी और आज हमारे घर में खुद पानी चलकर आता है। अरे माँ, जिसने घर तक नल से जल पहुँचाया है उसको वोट देने के लिए धूप छांव थोड़ी ना देखेंगे। चलो माँ, साथ चलते हैं। जिसकी गारंटी ने जिंदगी संवारी, उसको वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। कानूनी तौर पर मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं, लेकिन व्यवहारिक दिक्कतें सामने आ रही हैं।
जिस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट ने एमसीडी कमिश्नर को स्कूलों में बच्चों की किताबें और यूनिफॉर्म और साथ साथ स्टेशनरी वितरित करने के लिए ये सुनिश्चित करने पर केजरीवाल पर सख्ती दिखाई और सख्त टिप्पणी की है, ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला पाएंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बावजूद मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का फैसला निजी है, लेकिन इसका आशय यह नहीं कि विद्यार्थी के मौलिक अधिकारों को रौंद दिया जाए। जी हां, एमसीडी स्कूल में बच्चों को किताबें उपलब्ध न होने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री पद का कोई औपचारिक पद नहीं है। यह एक ऐसा पद है जहां सीएम को किसी भी संकट या प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, आग, बीमारी आदि से निपटने के लिए 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध रहना पड़ता है। राष्ट्रीय हित और सार्वजनिक हित यह मांग करते हैं कि इस पद पर बैठा कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक अनुपलब्ध न हो। एमसीडी स्कूलों में मौजूदा नीतियों के अनुसार मुफ्त पाठ्य पुस्तकें, लेखन सामग्री और यूनिफॉर्म जारी करना और साथ ही टूटी कुर्सियों और मेजों को बदलना एक जरूरी और तत्काल लिया जाने वाला निर्णय है, जिसमें कोई देरी नहीं होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किए जाने और उनकी याचिका को हाईकोर्ट के सिंगल जज द्वारा खारिज किए जाने के बावजूद पद पर बने रहने का निर्णय उनका निजी निर्णय है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अगर मुख्यमंत्री उपलब्ध नहीं है तो छोटे बच्चों के मौलिक अधिकारों का हनन होगा और उन्हें सत्र के पहले चरण यानी 1 अप्रैल से 10 मई तक निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, लेखन सामग्री और यूनिफॉर्म के बिना ही रहना पड़ेगा। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री की अनुपलब्धता या स्थायी समिति का गठन न होना या उपराज्यपाल और एल्डरमैन की नियुक्ति से संबंधित विवाद स्कूल जाने वाले बच्चों को उनकी मुफ्त पाठ्य पुस्तकें, लेखन सामग्री और यूनिफॉर्म पाने के रास्ते में नहीं आ सकते। दिल्ली शराब घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। घोटाले में बंद मुख्यमंत्री कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं। ये सवाल दिल्ली के वो मतदाता ही नहीं पूछ रहे जिन्होंने बेहतर कल की आस में नए एजेंडे का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी को सत्ता के केंद्र में बिठा दिया था, बल्कि सीएम के अनुभव में शासन प्रशासन के एजेंडे को लागू होने में हो रही दिक्कतों के मद्देनजर ये सवाल कोर्ट भी पूछ रहा है। आम आदमी पार्टी इस मौके को अपने सियासी फायदे के लिए भुनाने की जुगत में लगी है और आरोप प्रत्यारोप को ही अपना राजनीतिक एजेंडा बना रही है, जबकि दिल्ली का आम आदमी खुद को ठगा महसूस कर रहा है। ठगा हुआ इसलिए कि जिस गवर्नेंस मॉडल को आम आदमी पार्टी डंके की चोट पर सबके सामने रखती थी, उस एजेंडे में स्कूली छात्रों के लिए पाठ्य पुस्तकें ही नदारद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो न्यूज़ नाइट के आज के इस अंक में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको हम छोड़े जाएंगे देश की कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ, जिन्हें देखिए आप फटाफट अंदाज में, और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला के दर्शन तथा पूजा अर्चना करेंगी। अपने अयोध्या प्रवास के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू श्री हनुमानगढ़ी मंदिर और कुबेर टीला में दर्शन के साथ आरती में शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जयपुर में राजस्थान पत्रिका के संस्थापक कर्पूर चंद्र कुलिश जी की स्मृति में कोठारी परिवार द्वारा स्थापित द कुलिश स्कूल के उद्घाटन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा का दान समाज के लिए सबसे बड़ा दान है। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने नौसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण कर लिया है। एडमिरल आर हरिकुमार के सेवानिवृत्त होने के बाद इन्होंने 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला। सुप्रीम कोर्ट